नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडीज़ में व्यस्त होंगे और होना भी चाहिए पॉजिटिव काम में। अगर आप रेगुलरली अपने आप को बिजी रखते हैं तो नेगेटिविटी से बचने का इससे और अच्छा तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। डेली आप हम लोगों के साथ बने रहकर नई नई चीज़ों को सीखते जा रहे हैं और डे वाइज डे आप इम्प्रूव भी कर रहे हैं। ये चीज़ आपके टेस्ट रिपोर्ट से कंटिन्यूसली हम लोग देख रहे हैं। तो सीखने और सिखाने के इसी क्रम में मैं संतोष पांडे सीएलसी सीकर से आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था बच्चों, कुछ इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था हम लोगों ने एंटीबॉडीज से रिलेटेड, और आज हमें देखना था स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज को। तो यहां हम लिख दे रहे हैं स्ट्रक्चर of a monomer of Ig molecule। Ig मीन्स हो गया इम्यूनोग्लोब्यूलिन या एंटीबॉडी, तो Ig मॉलिक्यूल। अब ये चीज हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे और आइए देखते हैं कि किस तरह से एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर होगा। तो कुछ हद तक हमने बना भी लिया है, कुछ चीजें इसमें बची हैं, आइए कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे, देखिए एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को मजबूती प्रदान करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए यहां पर पाए जाते हैं जगह जगह पर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स या डाइसल्फाइड लिंकेज पाए जाते हैं। इनको भी आप यहां पर देख रहे हैं। इस तरह से डाइसल्फाइड लिंकेज को मैं यहां पर बना रहा हूं, आप देख सकते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज हो जाएगा। फिर यहां पर भी आप देख सकते हैं इस तरह से डाइसल्फाइड लिंकेज इजीली आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों। जगह जगह पर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं। और साथ साथ यहाँ पर और इस चीज़ को हम लोग कंसीडर कर लें कि देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको नीचे हम इसका नाम अगर लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं ए मोनोमर ऑफ एंटीबॉडी, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं आईजी मॉलिक्यूल। इस तरह से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहां बच्चों एक चीज आपको समझना होगा अच्छे से कि एक एंटीबॉडी का जो मोनोमर होता है ये बना होता है 4 पेप्टाइड चेन से। अब ये 4 पेप्टाइड चेन की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे क्या है इनमें, तो इसको आप समझिए। इनमें से एक चेन ये कम मॉलिक्यूलर वेट वाली है, इसीलिए लाइट पेप्टाइड चेन, और एक ये है कम मॉलिक्यूलर वेट वाली, इसीलिए लाइट पेप्टाइड चेन। और जो अधिक मॉलिक्यूलर वेट वाली बड़ी चेन है इनको कहते हैं हेवी पेप्टाइड चेन्स। तो यहां पर आप देखेंगे कि सिंपली हम अगर इस चीज को देखें तो ये है, देखिए लाइट पेप्टाइड चेन, अब ध्यान दें, अब ये लाइट पेप्टाइड चेन की अगर हम बात करते हैं तो कितने अमीनो एसिड से बनी होती है, तो ये आप देखेंगे 220 अमीनो एसिड्स से बनी होगी। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये होता है 25,000 इतना। और अगर हम बात करेंगे कि इसकी बात, तो आप देखिए ये क्या है, दिस वन इज द हेवी चेन। हेवी चेन या हेवी पेप्टाइड चेन।
चलिए ये हो गया हेवी पेप्टाइड चेन। नंबर ऑफ अमीनो एसिड की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे जस्ट डबल, तो ये हो जाएंगे 440 अमीनो एसिड्स इस तरह से। अब इसमें आप देखेंगे कि 2 लाइट पेप्टाइड चेन हैं और इसीलिए और 2 हेवी पेप्टाइड चेन हैं, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है L2H2 के थ्रू या H2L2 के थ्रू। तो आप देखेंगे H2L2 दैट इज लाइट पेप्टाइड चेन 2 हो जाएगी और हेवी पेप्टाइड चेन 2 हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि हर पेप्टाइड चेन में 2 पार्ट होते हैं। आप देखिए, एक तो ये पार्ट होगा जो कांस्टेंट है, जो ये देखिए पार्ट कांस्टेंट है, ये चेंजेबल नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है। और एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि कांस्टेंट नहीं होता, समझ रहे हैं ना, ये क्या होता है, चेंजेबल होता है। तो इसीलिए यहां हम इनका नाम अगर लिखें तो हम कह सकते हैं, देखिए ये है, देखिए कांस्टेंट पार्ट ऑफ L चेन। L चेन मीन्स लाइट चेन, और इसको हम देखेंगे, इसे हम कहेंगे क्या, चेंजेबल पार्ट ऑफ L चेन। और यहां पर आप देखेंगे एक और भी है, ये भी चेंजेबल पार्ट है। तो आप देखेंगे चेंजेबल पार्ट ऑफ H चेन। अब लाइट चेन का चेंजेबल पार्ट एंड हेवी चेन का चेंजेबल पार्ट दोनों मिल करके बनाते हैं वह भाग जो एंटीजन के एपिटोप को पहचानता है या एंटीजन के एक्टिव साइट को पहचानता है। अर्थात यह है एक्टिव साइट ऑफ एंटीबॉडी या रिसेप्टर एंड ऑफ एंटीबॉडी या एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी, या इसको कहा जाता है पैराटोप ऑफ एंटीबॉडी। तो यहां पर आप देखेंगे फॉर्म पैराटोप ऑफ एंटीबॉडी, इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे कि ये क्या है। तो ये है, देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड, किस काम के लिए, तो आप कहेंगे टू स्टेबिलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ IG, अर्थात एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए ये डाइसल्फाइड लिंकेज जगह जगह पाए जाते हैं। और एंटीबॉडी का यह एंड आप देखिए, यह एंड क्या है, तो यह एंड है, आप देखिए इसे कहते हैं इफेक्टर एंड या FC। अब ध्यान दें, FC का मीनिंग क्या हो गया, तो क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट। तो पूछता है कि ये क्रिस्टलाइजेबल सब्सटेंस या FC किसके थ्रू बना होता है, तो आप कहेंगे ये बना होता है बाय द कांस्टेंट पार्ट ऑफ 2 हेवी चेन्स। 2 हेवी चेन के कांस्टेंट पार्ट से मिलकर के FC बनता है या इफेक्टर एंड बनता है। और ये क्या है, तो NCR ध्यान दें, यहां पर ये जो एंटीबॉडी का ये वाला एंड है, ये यहीं पर एंटीजन बाइंड करता है। या मैं बात करूं तो आप देखिए कि यहां पर एंटीजन जहां बाइंड कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पैराटोप।
पैराटोप, या इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि एंटीजन बाइंडिंग पार्ट ऑफ आईजी, या इसी को एक और नाम देते हैं, क्या इसी को कहा जाता है बच्चों, देखिए रिसेप्टर पार्ट, या फैब। अब फैब का मतलब क्या हो गया, फैब का मीनिंग है कि फ्रेगमेंट फॉर एंटीजन बाइंडिंग। यहां पर आप देखेंगे कि फ्रेगमेंट फॉर एंटीजन बाइंडिंग, ये हो जाएगा, अर्थात एंटीजन को बाइंड करने के लिए फ्रेगमेंट। यहां पर एक चीज और देखेंगे हम लोग कि इसमें देखिए यहां अगर हम बात करें कि ये एंटीजन है, सपोज करिए दिस वन इज द एंटीजन, तो यहां पर एंटीजन का एक हिस्सा जो एंटीबॉडी से आकर के जुड़ जाता है, ये हिस्सा कहलाता है एपिटोप। इस तरह से आप देख पाएंगे यहां पर। अब अगर इसको हमने लिख दिया कि एंटीजन, तो ये पूरा जितना रेड कलर से दिखाई दे रहा है ये एंटीजन है, लेकिन एंटीजन का एक भाग जो यहां पर आप देखिए, जो एंटीबॉडी के द्वारा पहचाना जाता है या जो एंटीबॉडी से जुड़ता है, इसको कहा जाता है बच्चों एपिटोप। क्या ये है, देखिए एपिटोप, अर्थात हम इसको कहेंगे कि एंटीजन का वह भाग जो एंटीबॉडी से जुड़ता है। इस तरह से, तो इस तरह से इन चीजों को आप देख पाएंगे। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड टू स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ आईजी, इसको अगर हम लोग इन चीजों को हिंदी में लिखना चाहूं आपकी सुविधा के लिए, तो यहां पर आप कहेंगे कि प्रतिरक्षी को स्थायित्व प्रदान करता है। कौन? ये हुआ डाइसल्फाइड बॉन्ड के लिए। इफेक्टर एंड की बात करेंगे तो ये क्या है? ये है प्रभावोत्पादक भाग या छोर। इस तरह से हो जाएगा। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे, अगर हम बात करेंगे कांस्टेंट पार्ट ऑफ एल चेन, तो आप कहेंगे हल्की श्रृंखला का कौन सा भाग?
तो आप कहेंगे स्थिर भाग। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो चेंजेबल पार्ट है, चेंजेबल पार्ट का अर्थ क्या हो जाएगा हिंदी में? परिवर्तनशील भाग। क्या हो जाएगा उसका? परिवर्तनशील भाग। तो हल्की भारी श्रृंखला एवं हल्की श्रृंखला के परिवर्तनशील भागों से बना होता है क्या? पैराटोप ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का पैराटोप या प्रतिजन बंधित स्थल, अर्थात प्रतिजन से बंधित होने वाला, प्रतिजन से बाइंड करने वाला, जुड़ने वाला, या प्रतिजन योजक स्थल, इसको ये भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आप यहां पर दिखा सकेंगे। तो कुल मिलाकर के बच्चों यहां पर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब इसके बाद हमें एक और चीज देखनी होगी कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो आप देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ये कितना होता है? तो आप कहेंगे यह अलग अलग आईजी में 1,50,000, जी हाँ ध्यान दीजिएगा कितना मैं बोल रहा हूं, 1,50,000 से 9 लाख तक हो सकता है। इतना हो सकता है इसका अणुभार। तो कुल मिलाकर के बच्चों मैंने काम भर की चीजों को यहां पर आपको बता दिया है, और इसके बाद आगे की बात करेंगे कि एंटीबॉडी की सक्रियता के विभिन्न चरण। ठीक है ना? आइए एंटीबॉडी की सक्रियता के विभिन्न चरण, तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे। पहले तो दो चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? एपीटोप और पैराटोप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसे हम आप लोग देख लीजिए। एपीटोप, सवाल उठता है किसका भाग है? तो ये एंटीजन का, तो आप कहेंगे प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी द्वारा पहचाना जाता है, प्रतिरक्षी द्वारा पहचाना जाता है, या इसके द्वारा या इससे जुड़ता है। ये कहानी हो जाएगी किसके लिए? एपीटोप के लिए। अर्थात एपीटोप किसका भाग है? तो ये प्रतिजन का वह भाग है। ठीक है ना? इसी तरह से हम लोग बात करेंगे पैराटोप, या पैराटोप के लिए एक और नाम देते हैं, इसी को कहते हैं कि फैब, या कहते हैं इसे हिंदी में प्रतिजन योजक स्थल। जी हाँ, प्रतिजन योजक स्थल। इसकी बात करेंगे तो आप सीधे कहेंगे कि हल्की व भारी श्रृंखलाओं के परिवर्तनशील भागों से बना होता है, या यूं कहें कि प्रतिरक्षी या
IG का वह भाग जो किससे बना होता है, तो आप कहेंगे जो प्रतिजन से जुड़ता है। जी हाँ, और बना किससे होता है, तो आप कहेंगे तथा हल्की व भारी श्रृंखलाओं की परिवर्तनशील भागों से बना होता है। ये कहानी आपको यहां पर देखनी होगी, ये कहानी आपको यहां पर अच्छे से समझनी होगी। क्लियर है ना? और आप देखेंगे यहां पर नोट करके ये भी कह सकते हैं कि एक प्रतिरक्षी का एकलक अणु दो हल्की व दो भारी श्रृंखलाओं से बनता है। श्रृंखलाओं से बनता है, अतः इसे H2L2 के द्वारा व्यक्त करते हैं। जी हाँ, H2L2 के रूप में व्यक्त करते हैं। ये कहानी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना? अब आप समझ लीजिए कि जो एक और स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, तो एक और संरचना की बात करें हम लोग, तो उसमें आप देखेंगे जे चेन। आप देखिए जे चेन, जे चेन की बात करेंगे तो जब किसी प्रतिरक्षी के अणु में द्विलकीय या पंचलकीय संरचना होती है, अर्थात डाइमेरिक स्ट्रक्चर या पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी दो इकाइयों को जोड़ने के लिए एक जे के आकार की पेप्टाइड चेन होती है, इसे जे श्रृंखला कहते हैं। तो आप देखेंगे यह जे के आकार की या आकृति वाली पेप्टाइड श्रृंखला है। पेप्टाइड श्रृंखला है जो दो एक लकों अर्थात मोनोमर्स को जोड़ने का कार्य करती है। जोड़ती है, अतः यह द्विलकीय एवं पंचलकीय प्रतिरक्षियों में पाई जाती है। अतः यह द्विलकीय व पंचलकीय IG, अब ये कौन है द्विलकीय? कौन है द्विलकीय? है IgA और पंचलकीय है IgM। IgA
वह IgM में पाई जाती है। समझ रहे हैं ना? तो ये कहानी होगी। इस तरह से आप इन चीज़ों को देखेंगे, इस तरह से आप इन चीज़ों को समझेंगे। क्लियर है ना? तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को समझ रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर से संबंधित। आइए हम लोग आगे देखते हैं एंटीबॉडी की सक्रियता के विभिन्न चरण। तो इसमें आप देखेंगे जी, हम बात करेंगे प्रतिरक्षी सक्रियता के विभिन्न चरण। तो प्रतिरक्षी सक्रियता के विभिन्न चरण की अगर बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, एग्लूटिनेशन, जिसे हिंदी में अगर हम बात करें तो स्कंदन भी बोल सकते हैं आप। तो आप कहेंगे कि एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल द्वारा कई प्रतिजनों को आपस में चिपका लिया जाना। तो आप कहेंगे प्रतिरक्षी। तो आप कहेंगे मुख्यतः IgM के द्वारा कई प्रतिजनों को चिपकाकर या बंद एक पास ले आना। सतह पर जोड़कर इनका एकत्रण करना। जैसे मैं बात करूं कि एक एंटीबॉडी M होता है तो उसमें 10 पैराटोप होते हैं, जिनमें से 5 या 6 पैराटोप पर एंटीजन को जोड़ करके 5-6 एंटीजन को एक पास ला दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? इस तरह की प्रक्रिया। और इसके बाद में आप देखेंगे दूसरा है, यहां पर देखेंगे ऑप्सोनाइजेशन। तो आप देखेंगे आवरण। तो इसमें आप देखेंगे इसमें क्या होता है, प्रतिजनों को प्रतिरक्षी अणुओं द्वारा अर्थात एंटीबॉडी अणुओं द्वारा घेर लिया जाना। तो इसमें आप देखेंगे प्रतिजनों को IG अणुओं द्वारा IG मेनली IgG द्वारा चारों ओर से आवरित कर लिया जाना। आवरित किया जाना इस तरह से। फिर इसके बाद में आगे आप देखेंगे कि यहां पर थर्ड पॉइंट आप देखेंगे ये हो जाएगा प्रेसिपिटेशन।
अब बात करेंगे हम लोग कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे तो आप देखेंगे ये है अवसादन या अवक्षेपण, अवक्षेपण। जी हाँ, तो ये अवक्षेपण का क्या अर्थ हुआ कि प्रतिजन का एकत्रित होकर घुलित अवस्था से अघुलित अवस्था में आ जाना। तो आप कहेंगे प्रतिजन या प्रतिजनों का घुलित से अघुलित अवस्था में आ जाना। घुलित अवस्था से अघुलित अवस्था में प्रतिजनों का आ जाना, ये कहलाएगा प्रेसिपिटेशन। और इसके बाद में चौथे नंबर पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन। अर्थात उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण के लिए लिखेंगे कि उदासीनीकरण में क्या होगा कि कुछ एंटीबॉडी प्रतिजन के या एंटीजन के घातक स्थलों पर जुड़कर उन्हें बंधित कर देंगी या उन्हें ब्लॉक कर देंगी, जिससे प्रतिजन के पास हानिकारक प्रभाव जो रहता है वो समाप्त हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कुछ आईजी का प्रतिजन की घातक स्थलों पर जुड़कर इनके हानिकारक स्वभाव को समाप्त कर देना या हानिकारक प्रभाव को समाप्त कर देना। और फाइनली आप लिखेंगे लाइसिस या विघटन। अब लाइसिस या विघटन की बात अगर हम लोग करते हैं तो सिंपली आप देखेंगे कि इसमें क्या कहानी हो रही है कि ध्यान दीजिए कि इसका जो इतना हो जाने के बाद जब प्रतिजन का विषैला प्रभाव समाप्त हो गया तो उसके बाद में क्या किया जाएगा कि कुछ प्रभावशाली एंटीबॉडी प्रत्यक्ष आक्रमण करके प्रतिजन को नष्ट कर देंगी या मैक्रोफेज कोशिकाओं के द्वारा प्रतिजन को नष्ट किया जाएगा। तो आप लिखेंगे आईजी के प्रत्यक्ष आक्रमण द्वारा या महाभक्षकाणुओं द्वारा प्रतिजन को विघटित किया जाना। विघटित किया जाना। तो ये कहानी हो जाएगी और इस कहानी को आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और अब इसके बाद बच्चों हमें थोड़ा सा कंपेयर करना होगा डिफरेंट टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन को, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज एंड देयर कंपैरिजन। ओके, तो आइए इसको देखते हैं। अब यहां पर देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी एंड देयर कंपैरिजन।
हमें देखना होगा यहाँ पर क्या कंपैरिजन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे इनके जो टाइप्स हैं वो 5 क्लासेज में इनको डिवाइड किया गया है। तो लिखेंगे इनके 5 वर्ग हैं। और ये हैं IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM। ये 5 वर्गों में इन्हें विभाजित किया गया है। इन्हीं को हम लोग कंपेयर करेंगे। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले बात करेंगे एंटीबॉडीज को। जिनकी हम बात करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद में आप देखेंगे इनका परसेंटेज, कितना परसेंट होती हैं ये बॉडी में हमारे टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का या टोटल आईजी का, टोटल एंटीबॉडी का कितना परसेंट है। फिर यहां पर देखेंगे स्ट्रक्चर, और आगे नंबर ऑफ पैराटोप्स, और फाइनली लास्ट में हो जाएगा फंक्शन। फंक्शन वाला कॉलम थोड़ा बड़ा रखेंगे आप, जिससे कि थोड़ा वहां पर लिखने में जगह की कमी ना आए। क्लियर। अब यहां पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं बच्चों IgA। IgA, अब IgA की बात अगर करते हैं हम लोग तो सिंपली परसेंटेज की बात करेंगे तो ये होती हैं 10 से लेकर के 15% ऑफ टोटल एंटीबॉडी। टोटल एंटीबॉडी का 10 से 15% होगी। फिर इसके बाद में आप देखेंगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज इन द डाइमेरिक फॉर्म। अब डाइमेरिक का मतलब क्या हो गया? डाइमेरिक का अर्थ हो गया द्विलकीय, और द्विलकीय स्ट्रक्चर होने का अर्थ यह है कि आप देखिए कुछ इस तरह से एक मोनोमर ऐसे होगा, इस तरह से ऐसे, और फिर दूसरा मोनोमर जो होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा ऐसे, इस तरह से। और यहीं पर अब 2 मोनोमर हैं तो दोनों मोनोमर को जोड़ने के लिए एक जे चेन पाई जाएगी। क्या होगी? जे चेन, अर्थात ज्वाइनिंग चेन। तो दोनों को जोड़ने के लिए ये होगी, आप देखिए जे चेन। ये तो अब इसको, इस जे चेन को हम लोग लिख देंगे क्या? इसका नाम जे चेन, देख रहे हैं ना? तो ये जे चेन हो जाएगी। अब नंबर ऑफ पैराटोप कितने हो गए? तो देखिए 1 2 3 4 पैराटोप हो गए, तो ये हो जाएंगे 4। अब फंक्शन की बात करेंगे तो ये कहां पर पाई जाती हैं? तो आप ध्यान दें, इसमें लार व अश्रु में स्रावित होकर ध्यान दें, लार एवं अश्रु में स्रावित होकर क्या प्रदान करेंगी? सक्रिय प्रतिरक्षा या निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो इसके लिए आप जानिए, जब कोई एंटीबॉडी हमारे अपने ही शरीर में बनकर हमें प्रतिरक्षा प्रदान करे तब इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और जब कोई एंटीबॉडी किसी दूसरे के शरीर में बने और हमारे शरीर में आकर के हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, प्रतिरक्षा प्रदान करे, तब इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि लार व अश्रु में स्रावित होकर हमें प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। और इसके अलावा ध्यान दें,
माता के कोलोस्ट्रम एवं दुग्ध में भी कोलोस्ट्रम या दुग्ध में मुक्त होकर नवजात को प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ये ध्यान दें, एनसीईआरटी में अगर बात करेंगे तो एनसीईआरटी में इसी लाइन की बात की जाती है, इससे रिलेटेड। क्लियर है ना? लेकिन याद रखें, जब ये हमारे लार में या हमारे अश्रु में स्रावित होंगी तो निश्चित रूप से हमें अपनी एंटीबॉडी है, इसीलिए ये प्रदान करेंगी सक्रिय प्रतिरक्षा। और अगर मदर के कोलोस्ट्रम या मिल्क में मिल रही हैं तो वो नवजात के लिए प्रदान करेंगी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। किसके विरुद्ध? अंतःशोषित एवं अंतःग्रसित प्रतिजनों के विरुद्ध। तो आप देखेंगे अंतःश्वसित या अंतःग्रसित प्रतिजन से। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इस चीज को। अब एक कहानी हमारे सामने कंप्लीट हो गई, किसकी? एंटीबॉडी ए से रिलेटेड। अब दूसरी कहानी हम लोग लेते हैं, क्या? IgD या एंटीबॉडी डी। इस तरह से अब इसमें आप देखेंगे तो ये होती हैं 1% से कम, 1% से कुछ कम। तो आप देखेंगे अब ये होती हैं एक लकीर संरचना होती है, और एक लकीर होंगी, अर्थात इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा कुछ इस तरह से। ऐसे इस तरह से। और इसमें आप देखेंगे अब पैराटोप कितने हो जाएंगे बच्चों? तो पैराटोप आपको क्लियरली दिख रहा है, ये हो जाएगा 2। अब कार्य क्या करती हैं? तो आप ध्यान दें कि रुधिर या लसिका में मुक्त रूप से संचरित नहीं होती। तो आप देखेंगे रुधिर या लसिका में मुक्त रूप से संचरित नहीं होती। अब आप ध्यान देंगे इसके अलावा फिर ये होती क्या है? तो आप लिखेंगे ये बी लिम्फोसाइट्स की सतह पर ग्राही के रूप में रहकर, किस रूप में? रिसेप्टर के रूप में या ग्राही के रूप में रहकर उनके सक्रियण में सहायक हैं। अर्थात बी लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन में सहायक हैं, क्योंकि बी लिम्फोसाइट की सतह पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाह्य सतह पर ग्राही प्रोटीन के रूप में ये पाई जाती हैं। अब 2 स्टोरी समाप्त हो गई आपके साथ, यहां पर देखेंगे। तीसरी बात करेंगे हम लोग, तो यहां पर आप देखें कि IgE
अब IgE की बात करेंगे तो बहुत ही कम होती हैं। आप लिखेंगे 0.05% के आसपास, अर्थात सबसे कम। तो आप लिखेंगे सबसे कम मात्रा में। जी हाँ। अब सवाल उठता है कि संरचना कैसी होती है, तो आप कहेंगे वही मोनोमेरिक। ये मोनोमेरिक हो जाएगी, अर्थात एक लकीय हो जाएगी। उसी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, परेशान नहीं होना है। अब नंबर ऑफ पैराटोप भी क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 2, इस तरह से। अब कार्य क्या करती हैं, तो आप कहेंगे ये मास्ट सेल्स व बेसोफिल्स की सतह पर जुड़कर प्रदाहकारी पदार्थों को मुक्त करवाती हैं। प्रदाहकारी पदार्थों जैसे हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन को स्रावित करवाती हैं। इसीलिए अगर इनकी मात्रा बढ़ जाए तो एलर्जी हो सकती है। तो कहेंगे कि अतः इनकी मात्रा बढ़ जाने पर एलर्जी हो सकती है। अर्थात अगर आपसे पूछे कि एलर्जी प्रक्रियाओं में मध्यस्थता करने वाली एंटीबॉडी कौन है, तो आपको तुरंत कहना है कि IgE है। समझ रहे हैं ना, इस तरह से। अब आगे हम लोग देखेंगे एक और स्टोरी IgG से रिलेटेड। तो यहां पर देखेंगे कि IgG की बात कर लेते हैं। तो इसमें कहेंगे IgG या इन्हीं को कहते हैं ऑप्सोनिन्स। जी हाँ, ऑप्सोनिन्स इसलिए क्योंकि ऑप्सोनाइजेशन या आवरित करने का काम प्रतिजन को मुख्यतः यही करती हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि यह 75 से 80%, अर्थात यहां सबसे कम मात्रा में, तो ये क्या होंगी, सर्वाधिक मात्रा में। जी हाँ, कहां जाएंगी, ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाएंगी। फिर यहां पर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर वही मोनोमरिक, नंबर ऑफ पैराटोप 2। तो इसमें आप देखेंगे क्या होंगी, तो कहेंगे हमारे शरीर में बनकर सक्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। परंतु जब यह मातृ रुधिर से अपरा से होकर भ्रूण में पहुंचती हैं तो उसे प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। परंतु जब यह मातृ रुधिर से अपरा द्वारा भ्रूण में पहुंचती हैं तो उसे
प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा, प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। ये कहानी यहां पर IgG से रिलेटेड हो जाएगा। और अब हमारे पास एक ही एंटीबॉडी का कार्य बचा हुआ है और आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं और वो हो जाएगा IgM। जी हाँ, इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा IgM। और IgM की बात करेंगे तो ये है 5 to 10% ये। और संरचना की बात करते हैं तो आइए देखते हैं, एक मोनोमर, दूसरा मोनोमर, तीसरा मोनोमर, चौथा मोनोमर एंड पांचवा मोनोमर। ऐसे। और इन पांचों मोनोमर को जोड़ने के लिए फिर से यहां पर एक जे प्रोटीन पाई जाएगी, जे चेन पाई जाएगी इस तरह से। तो आप देखेंगे इसको हम कहेंगे पंचलकीय या पेंटामेरिक। अब जब पंचलकीय आपने बोल दिया तो संरचना में सबसे छोटी है या सबसे बड़ी है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी। एक बात और यहां पर आप देखेंगे कि संरचना में सबसे बड़ी अगर ये है तो सबसे छोटी कौन थी? सबसे छोटी थी IgG। तो यहां पर आप लिखेंगे सर्वाधिक छोटी। और सबसे छोटी थी इसीलिए प्लेसेंटा को पार करके मदर के ब्लड से फीटस में जा सकती है। छोटी होने के कारण ही प्लेसेंटा को पार करके मदर के फीटस में जा रही थी। क्लियर है ना जी? तो ये हो गया। अब नंबर ऑफ पैराटोप कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बच्चों 10। अब कार्य क्या होगा? तो आप कहेंगे कि संक्रमण स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाली एंटीबॉडी हैं जो प्रतिजन के एग्लूटिनेशन में भूमिका निभाती हैं। तो ये कहानी हो जाएगी। इस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, इस तरह से आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है ना? तो कुल मिलाकर के बच्चों कि एंटीबॉडी के जो विभिन्न इनके सक्रियता के विभिन्न चरण थे, हम लोगों ने इसकी बात कर लिया है। ओके, अब इसके आगे का टॉपिक हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद एंड जय CLC।